हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों के एचपीएस मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और आपके मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपकी मदद करने के लिए हमारी ये विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज की वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द डे 16 और आज हम जनरल स्टडीज 1 पेपर के यूनिट 2 सब यूनिट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी, खास तौर पे इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े क्वेश्चंस आपके साथ आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने इन क्वेश्चंस को ऑलरेडी सुबह डाउनलोड करके इनके आंसर्स को लिखने की कोशिश की होगी और अब उन क्वेश्चंस के इंडिकेटिव आंसर्स किस तरीके के हो सकते हैं इसको एक बार यहां पर देख लेते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, दैट डिस्क्राइब द जियोस्ट्रॉफिक विंड्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के अंदर GS1 में आपको अगर क्वेश्चन के अंदर इटसेल्फ बोला गया है कि यू हैव टू यूज अ डायग्राम, तब तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है डायग्राम बनाने के अलावा। लेकिन मेरे आपको सलाह जरूर यह है कि हर ज्योग्राफी से जुड़े क्वेश्चंस के अंदर जहां भी आपको स्कोप मिलेगा आप जरूर से जरूर डायग्राम्स को वहां पर इंक्लूड करिए या फ्लो चार्ट्स को वहां पर इंक्लूड करिए। ग्राफिक्स को अपनी जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं आंसर के अंदर उसे ग्राफिकल फॉर्म में देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब करना है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को, क्या होती है जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, और एक डायग्राम बनाकर आपको बताना था। तो डेफिनेशन जियोस्ट्रॉफिक विंड्स की मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पता है। विद इन 60 वर्ड्स बहुत इजीली आप वो डेफिनेशन दे सकते हो, दैट इट इज अ थ्योरेटिकल विंड दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम एन एग्जैक्ट बैलेंस बिटवीन द कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इससे सिंपल डेफिनेशन और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है, हम सबको पता है कि विंड्स के फ्लो करने के पीछे कुछ फोर्सेस का हाथ होता है। पहली फोर्स कौन सी होती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये वो फोर्स है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जनरेट होती है और हवा एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, चाहे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो चाहे वर्टिकल मूवमेंट हो, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज डिफरेंस इन प्रेशर उसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेगी। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से विंड या हवा मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो विंड मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, विंड मूवमेंट की स्पीड क्या होगी, ये दोनों चीजें डिसाइड होती है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से। क्लियर हो गया। इसके बाद एक फोर्स जो विंड के ऊपर एक्ट करती है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दोज विंड्स विच आर गोइंग नियर द ग्राउंड। ग्राउंड के पास अगर विंड्स ब्लो कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसको जमीन की तरफ से फ्रिक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनल विंड तभी एक्ट करती है जब हवा मूव करने लगे। अगर हवा मूव नहीं कर रही है, एक जगह पर रुकी हुई है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग देन फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। थर्ड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती है वो होती है कोरियोलिस फोर्स। अभी कोरियोलिस फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से एक्ट करती है और जब विंड मूवमेंट स्टार्ट होती है तब जाकर ये कोरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करने का काम करती है। राइट, अब विंड अगर स्टेशनरी, हवा स्टेशनरी है तो ये फोर्स काम नहीं करेगी। राइट, तो विंड स्टार्ट होने का कारण है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और जब विंड मूव करने लगे तो उसमें कोरियोलिस और फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगती हैं। अब एक स्पेशल केस अगर ऐसा बने कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं और ऑपोजिट हो जाएं, उस केस में हम बोलते हैं कि द विंड इज नाउ अ जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो वो डायग्राम में आप यहां पर दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, एक लो प्रेशर का रीजन बनाया जाएगा, एक हाई प्रेशर का रीजन बनाएंगे। ठीक है, इसके अक्रॉस कुछ आइसोबार्स बनेंगे। आप दिखाओगे कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ एक्ट करेगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा को लेके जाने की कोशिश होगी। दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसी फोर्स के एग्जैक्ट और ऑपोजिट आप बनाओगे कोरियोलिस फोर्स को, और ये जो कोरियोलिस फोर्स है दिस विल ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और उसकी वजह से पैरेलल टू द आइसोबार्स आपकी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ब्लो करेगी। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, पहली चीज आएगी कि थ्योरेटिकल विंड है, दूसरा एग्जैक्ट बैलेंस होता है बिटवीन कोरियोलिस एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड एज अ रिजल्ट इट फ्लोज पैरेलल टू द आइसोबार्स। ये सारे कीवर्ड यहां पर इंक्लूड होने चाहिए। क्लियर हो गया, डायग्राम यहां पर क्लियर हो गया। अगर ये सारी चीजें आंसर के अंदर इंक्लूडेड हैं तो 4 में से 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम बनाना भूल गए तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है हेल्प ऑफ अ डायग्राम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज सी बेड माइनिंग। सी बेड माइनिंग क्या होता है एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट सी बेड माइनिंग की डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल इंडस्ट्रियल फील्ड जिसके अंदर हम
एक्सट्रैक्ट करते हैं सबमर्ज्ड मिनरल्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम द सी फ्लोर। सी फ्लोर के ऊपर जितने मिनरल्स या डिपॉजिट्स हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, दैट इज सीबेड माइनिंग। इट इज अ न्यू रिट्रीवल प्रोसेस। ये कन्वेंशनल प्रोसेस नहीं है। माइनिंग जो है कन्वेंशनली लैंड के ऊपर की जाती है, ओशन के अंदर ये नया एक प्रोसेस है माइनिंग करने का। दीज डिपॉजिट्स आर माइंड यूजिंग हाइड्रोलिक पंप्स और बकेट सिस्टम्स दैट टेक द ओर टू द सरफेस टू बी प्रोसेस। यानी कि सी फ्लोर से मिनरल्स को निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके सरफेस तक हम लोग लाते हैं। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ सीबेड माइनिंग। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? दो इंपॉर्टेंस मैंने यहां पर लिखी है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जिसमें कॉपर है, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन और दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इनकी जो है जरूरत पड़ती है। स्मार्टफोन्स बनाने हो, लैपटॉप्स बनाने हो, हाइब्रिड कार्स हो, सोलर पैनल्स हो, जितना भी नए जमाने में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी देख रहे हैं वो इन मिनरल्स के द्वारा बनती है। इन मिनरल्स का उसमें यूज होता है और ये ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ रही है इन सभी मिनरल्स की। और ये सारे जो मिनरल्स है वो मिलते हैं आपको पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में, जो आपको आते हैं सीबेड माइनिंग के थ्रू। ठीक है। Alternate availability of several non-energy materials will bring down the international prices. It will be beneficial for emerging economies like India. इंडिया के पास इन सभी मिनरल्स का बहुत बड़ा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। आयरन का अच्छा रिजर्व है हमारे पास मैंगनीज के अच्छे रिजर्व है, निकल हमारे पास मिल जाता है, लेकिन कॉपर नहीं है हमारे पास, कोबाल्ट हमारे पास बहुत नहीं मिलता है। दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो हमारे यहाँ, जैसे लिथियम हो गया, हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को जरूरत है सीबेड माइनिंग की, अगर इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर और मॉडर्न टाइम्स के अंदर एक सुपर पावर बनना चाहता है। ये सारी चीजें आप यहां पर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इन इंडिया। भारत के अंदर कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग करने का क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, क्या उसमें हमें नए नए अवसर मिल सकते हैं और क्या चैलेंजेस हैं इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, बिकॉज दिस इज द 8 मार्कर क्वेश्चन, 120 वर्ड का लीवे हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज अ प्रैक्टिस जहां पर एनिमल्स को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज सच एज मीट, लेदर, वूल। तो हम एनिमल्स के रिसोर्स को हार्नेस करके हम अलग अलग प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, जैसे मीट है, लेदर है, वूल है, मिल्क है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग उनसे लेबर भी करवा सकते हैं अपने फार्म्स के अंदर। तो अराउंड 20 मिलियन पीपल इन इंडिया दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइवस्टॉक सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट। तो अब इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस देखो, सबसे पहले जेनेटिक रिसोर्सेस कैटल का अच्छा करना है उनको। जो कैटल्स हैं वो हाइब्रिड कैटल्स या वो कैटल की ब्रीड्स जो हमें ज्यादा अच्छी कमोडिटीज दे सकती हैं, जो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, उनको हमें डेवलप करना है ताकि हमारी वो कमोडिटीज ज्यादा जो है वैल्यूएबल हो और लाइव स्टॉक डिजीजेस हमारे कैटल को ज्यादा इफेक्ट ना करें, हमारे लाइव स्टॉक को इफेक्ट ना करें। स्मॉल साइज ऑफ हर्ड्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ज्यादातर जो हमारी देश के अलग अलग हिस्सों में हम देखते हैं कि जो कैटल हैं बहुत लार्ज स्केल के ऊपर इनको रियर नहीं किया जाता है, छोटे छोटे हर्ड्स के रूप में इनको जो है हम लोग डेवलप करते हैं। अगेन उससे जो कमर्शियल स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। लाइव स्टॉक कंटिन्यूज टू बी रेज्ड ऑन क्रॉप रेसिड्यूज एंड एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स। बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखो तो वहां कैटल को, लाइव स्टॉक को जो फीड दी जाती है, जो खाना दिया जा रहा है, फॉडर दिया जा रहा है, वो स्पेशली कैटल के लिए मेड है। वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है, ज्यादा चीपली अवेलेबल होता है क्योंकि वो ज्यादा बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन भारत के अंदर हम अभी भी क्रॉप रेसिड्यू कि जो हमारे मेन एग्रीकल्चर से निकलने वाला बाय प्रोडक्ट है, जो बची खुची जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो खराब क्रॉप्स हो गई हैं या फिर जो वीड्स उग गई हैं या फिर अनप्रोडक्टिव सीजन के अंदर हम जो लेस न्यूट्रिशियस क्रॉप्स उगा देते हैं, उससे हम लोग कैटल को फीड कर रहे हैं, जो बहुत एक अच्छी बात नहीं है। उससे हमारे कैटल की प्रोडक्टिविटी कम होती है। सो अंडर कल्टिवेटेड फॉडर प्रोडक्शन इज लिमिटेड ओनली टू 4.6% ऑफ टोटल एरिया। तो जो फॉडर प्रोडक्शन है वो सिर्फ हमारे 5% एरिया से भी कम जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फॉडर ये एक चैलेंज है। फिर बात आती है डिजीज डायग्नोसिस हो गया, हेल्थ हाइजीन मेंटेनेंस, वो हमारे भारत के अंदर बहुत अच्छी नहीं हो रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स थ्रू फीड एंड फॉडर, वही बात होगी कि जो फीड एंड फॉडर है उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहे वो मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, जो कैटल को चाहिए, जो लाइवस्टॉक को चाहिए, दैट इज नॉट अवेलेबल। मिटिगेटिंग द इशू ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कंट्रीब्यूटेड बाय लाइवस्टॉक। अब लाइवस्टॉक और उनकी रेयरिंग, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमिटर्स ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 एंड मेथेन। और भारत के अंदर जो लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, ज्यादा नंबर ऑफ लाइवस्टॉक है यहाँ पर, तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो भी अच्छा खासा होता है। उसे किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करेंगे, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो इसको जरूर एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसको आप लिख सकते हो। फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज है कि ग्रोइंग डिमांड है
भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो भारत की डोमेस्टिक डिमांड भी ज्यादा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी डिमांड ज्यादा है ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो पुअर पीपल है भारत के अंदर, रूरल एरियाज है भारत के अंदर, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड अर्न हायर इनकम्स। ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्टिंग। तो वही बात आ गई कि हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हो सकता है ज्यादा, हमारी जो है एनिमल फूड प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करके भी अच्छा रेवेन्यू जो है कमा सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, लाइव स्टॉक प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्मॉल लैंड होल्डर्स, क्योंकि भारत के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है और जो लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी होती है, हर हाउस होल्ड के हिस्से में जो एवरेज लैंड आता है वो बहुत कम है। तो इस वजह से अगर हम लाइव स्टॉक को उसके अंदर यूज कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ साथ वी कैन इंक्रीज आवर अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग इनकम, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। लाइव स्टॉक रेयरिंग प्रोवाइड्स एन एस्केप रूट फ्रॉम क्लाइमेट वैगरीज। अब क्लाइमेट की में हमें पता है कि ड्रॉट आ गया, फ्लड्स आ गए, क्रॉप जो है वो बर्बाद हो गई, लेकिन लाइव स्टॉक को अगर हम साइमल्टेनियसली रियर करते हैं तो दे विल ऑल्सो हेल्प अस बीइंग रेजिलिएंट अंडर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो ये सारी अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस बताने के बाद आप एक तरीके का पॉजिटिव यहां पर कंक्लूजन दे सकते हो कि इंडिया बेनिफिट्स ले सकता है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज के, अगर हम अपनी पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को, टेक्नोलॉजीज को बेटर बनाएं और इन चैलेंजेस को एड्रेस कर दें। क्लियर हो चुका। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which is a 20 marker question within 400 words you had to answer. The question is highlighting the importance of shale gas for India. Give an account of the distribution. तो क्या है, पहले हमें क्वेश्चन के दो पार्ट्स मिल गए, हमें इंपॉर्टेंस बतानी है पहला पार्ट ऑफ शेल गैस, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है ऑफ शेल गैस, राइट। ऑल्सो डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस faced during the shale gas extraction. So three things we have to answer in this 20 marker question within 400 words। तीन चीजों के आंसर देने हमें। पहला आंसर क्या है, why it is important for India, why shale gas is important। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन शेल गैस की क्या है भारत के अंदर, और तीसरा चैलेंजेस क्या है शेल गैस एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद दी आंसर, हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं, शेल गैस की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन सेफ तरीका होता है आंसर करने का ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को, क्योंकि आंसर की जो टोन है वो वहां बहुत अच्छी सेट हो जाती है। तो मैंने कहा इट इज अ नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शेल विच इज अ टाइप ऑफ फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो एक सेडिमेंट्री रॉक नाम जिसका है शेल, उसके अंदर से जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है उसको हम बोल रहे हैं शेल गैस। अनकन्वेंशनल गैस रिजर्वॉयर है, यूजुअली जो गैस है इट इज ट्रैप्ड विद इन द इम्परमिएबल शेल रॉक्स व्हिच इनहिबिट्स द गैस फ्रॉम माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द सरफेस टू मोर परमिएबल रॉक्स। क्योंकि ये जो शेल रॉक्स है वो इम्परमिएबल है, इसके अंदर से गैस एस्केप करना इज नॉट इजी। तो कन्वेंशनली जो हमें नेचुरल गैस मिलती है वो हमें ऑयल वेल्स के अंदर या गैस वेल्स के अंदर मिलती है जहां पर परमिएबल रॉक्स हैं जिसके अंदर से गैस पास कर सकती है, लेकिन शेल से वो पास नहीं कर पा रही बिकॉज इट इज फाइन ग्रेन्ड, राइट। फाइन ग्रेन होने की वजह से बहुत कम कम स्पेसेस हैं और उसके अंदर हाई प्रेशर में गैस ट्रैप्ड है, इट कैन नॉट एस्केप। तो इस वजह से शेल गैस को निकालना इट इज अ रिलेटिवली न्यूअर प्रोसेस फॉर आवर कंट्री। अब इंपॉर्टेंस क्या है शेल गैस की, सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो इंपॉर्टेंस तो आपको पता है कि वो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी। इंडिया चाइना और यूएसए के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है पूरे दुनिया के अंदर, और इसमें इंडिया के अंदर एबंडेंट एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। खास तौर पर अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें तो कोल के अलावा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वो हमारी कंट्री में इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सके। इसकी वजह से हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपना पेट्रोलियम, अपनी नेचुरल गैस, और उससे हमें बहुत ज्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है दूसरी कंट्रीज के ऊपर, और हमें वॉलेटाइल एनर्जी प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है। दिस इज नॉट गुड फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन आवर कंट्री। अब अगर हम देश के अंदर अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर देना चाहते हैं एनर्जी के रिसोर्सेज को, तो हमें शेल गैस चाहिए, क्योंकि भारत में शेल गैस के सोर्सेज अच्छे होने की उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से शेल गैस holds a special relevance for our country because if we are able to successfully extract shale gas from shale gas resources, हम domestically energy resources को, fossil fuels को produce कर सकते हैं भारत के अंदर, फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, यहां पर ऑफिशियल सोर्स देंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के हिसाब से। सेडिमेंट्री बेसिन जहां पर मिलते हैं शेल ऑयल या शेल गैस जहां मिल सकते हैं वो कौन से हैं, कैम्बे बेसिन, गोंडवाना बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, इंडो गैंजेटिक एंड असम अराकान बेसिन। अब ये सारे बेसिन आपको मैप के ऊपर दिखाने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज कैम्बे या खंबात बेसिन जो गल्फ ऑफ खंबात के अराउंड लोकेटेड है। फिर आपका आता है कावेरी बेसिन जो बिल्कुल तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का जो कोस्टल एरिया है पूरे आंध्र प्रदेश का, वहां पर हमें रिसोर्सेज की उम्मीद है। दामोदर वैली गोंडवाना बेसिन, जो दामोदर वैली है
झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां कोल ऑलरेडी बहुत ज्यादा निकलता है, वहां पर भी उम्मीद है कि शेल ऑयल और शेल गैस की ट्रैपिंग हो सकती है शेल रॉक्स में। फिर गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश में, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, खासतौर पे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का जो तराई रीजन है वहां पर शेल गैस होने की उम्मीद है। और फिर असम अराकान बेसिन विच इज बेसिकली द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ब्रह्मपुत्रा वैली और जो पूर्वांचल हिल्स है वहां पर भी शेल गैस होने की हमें उम्मीद है। तो ये सारे बेसिन आपको मैप के ऊपर शो करने पड़ेंगे और यहां उनका नाम लिख के आपको बताना पड़ेगा। दैट इज एनफ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पूछिए, बस उतना आपको बताना काफी है। फिर आते हैं चैलेंजेस। अब दिक्कतें क्या है शेल गैस एक्सट्रैक्शन में? तो पहले तो वाटर इंटेंसिव होता है। शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें फ्रैकिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ये आप ध्यान रखोगे, हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। व्हाट इज हाइड्रोलिक फ्रैकिंग? शेल रॉक के अंदर ऑयल, शेल ऑयल या शेल गैस बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है प्रेशर के अंदर। अगर उसको बाहर निकालना है तो उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस डालना पड़ेगा, राइट। तो इफ वी टॉक अबाउट शेल रॉक, शेल रॉक्स के अंदर छोटी छोटी जगहें हैं जिसमें हमारी शेल गैस ट्रैप्ड है। अगर ये गैस को बाहर निकालना है तो इसमें हाई प्रेशर से वाटर डाला जाता है ताकि वाटर हाई प्रेशर से जाए और उस गैस को डिस्प्लेस कर दे, राइट, और उस गैस को डिसॉल्व करके बाहर निकाल कर ले आए। तो ये जो फ्रैकिंग टेक्निक है इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए होता है हमें, जो गैस को सरफेस तक लेकर आने का काम करता है। और इंडिया में ऑलरेडी पानी की कमी है, तो इसमें शेल गैस में भी अगर पानी हम यूज करेंगे, अब जो पानी शेल गैस के लिए यूज हो जाएगा उसमें शेल गैस कंटामिनेशन हो जाएगी, उस वाटर को हम दूसरे सोर्सेस के लिए, दूसरे यूजर्स के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। फिर वाटर कंटेमिनेशन, वही दिक्कत कि अगर हमने जो पानी यूज कर लिया शेल गैस फ्रैकिंग के लिए, दैट वाटर विल नाउ बी पॉल्यूटेड। अगर वो वाटर पॉल्यूट है, वो दोबारा अगर सरफेस तक आता है, उसमें हाई कंटेंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉलिड होगा, क्योंकि देखो शेल रॉक के अंदर शेल ऑयल और शेल गैस है, बट देयर माइट बी अदर पॉल्यूटेंट्स आल्सो। उसमें हैवी मिनरल्स जो हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं उस रॉक के अंदर। तो ये जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स हैं वो उस वाटर के अंदर मिक्स होंगे, जो नेचुरल गैस है वो उस वाटर के अंदर मिक्स होगी, और वो दोबारा अगर वाटर सरफेस पे आता है तो ऑटोमेटिकली इट विल कंटेमिनेट, इट विल पॉल्यूट द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये वाटर कंटेमिनेशन की दिक्कत है। लैंड एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स आर मच ग्रेटर, एज द नंबर ऑफ वेल्स रिक्वायर्ड फॉर शेल गैस इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू कन्वेंशनल गैस। कन्वेंशनल गैस के अंदर एक वेल हम बना लेते हैं, उस वेल के अंदर हम लोग ड्रिलिंग करते हैं और प्रेशर जैसे रिलीज होता है आसपास के एरिया की सारी गैसेस उसी वेल से एक्सप्लेन होने की, एक्सट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। लेकिन शेल गैस के लिए हमें बहुत बड़े एरिया के ऊपर फ्रैकिंग करनी पड़ती है, तो हमें लैंड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी और हमें बहुत ज्यादा लैंड के ऊपर ये ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, फ्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिससे अगेन लैंड एक्वायरिंग का इशू आएगा, जो अपने आप में एक बहुत सेंसिटिव इशू है भारत के अंदर, ठीक है। फिर बात आती है सिस्मिक रिस्क की। मल्टी स्टेज फ्रैकिंग करते हो, हाई प्रेशर में पानी अगर ग्राउंड के अंदर डालते हो, तो ऑटोमेटिकली इंडिया का बहुत बड़ा रीजन जो है वो जोन 3 से 4 में आता है अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी में, और वहां अगर हम फ्रैकिंग करते हैं तो अर्थक्वेक्स के चांसेस ज्यादा होने के भी हमें चांसेस मिलते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को दूर कैसे करना है ये भी अगर आपके पास वर्ड लिमिट बचती है तो यू कैन टेल, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछा गया कि हाउ कैन वी ओवरकम दीज चैलेंजेस, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये जो हमने चारों क्वेश्चन देखे हैं, 2 4 मार्कर, एक 8 मार्कर और 20 मार्कर का क्वेश्चन है, इससे आपको ज्यादा इनपुट्स मिले होंगे दैट हाउ यू कैन राइट योर आंसर्स फॉर दी GS1 यूनिट 2 सब यूनिट 2, जहां पर इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन उससे पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द मेन क्रैश कोर्स पैक एंड ऑल्सो द मेंस टेस्ट सीरीज जो HPS मेंस को टारगेट करते हुए हमने डिजाइन की है, और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आपको इन टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड करते हैं और उनका पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको देते हैं कॉल के ऊपर कि आपने जो टेस्ट लिखा है, जो आंसर्स लिखे हैं, किस तरीके से वो बेटर हो सकते हैं, क्या अच्छी या क्या गलत बातें जो है वो आपके आंसर्स में हमें देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ आपको हम 420 से ज्यादा मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड रिविजन नोट्स फॉर यू फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो इफ यू वांट टू चेक आउट दीस कोर्सेज, जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर के इन कोर्सेज को देखिए, और अगर आपको लगता है कोर्सेज आपको बेनिफिट कर सकते हैं मेंस प्रिपरेशन के अंदर, तो जरूर आप उन्हें सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करने से पहले कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो हमें तुरंत कांटेक्ट करिए, या तो 8146207241 पे या hello@edutab पे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम आप लोगों के तुरंत जो है रिजॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।